हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सैम्पल पॉपुलेशन सैम्पलिंग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको फाउंडेशन ऑफ रिसर्च कह सकते हैं। जब आप पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्च करते हैं या आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, आप रिसर्चर हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मिस मत करिएगा क्लास को, क्योंकि ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। इसमें हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ सैम्पल, व्हाट इज़ सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। क्योंकि जब आप थीसिस लिखोगे, आप पॉपुलेशन कहाँ से चूज़ करोगे? आप पॉपुलेशन से अपना सैम्पल चूज़ करोगे, उसी पे आप रिसर्च करोगे। तो ये जो आप टॉपिक डिसाइड करते हो, ये समझ लीजिए उसका कोर है, उसका हार्ट है, उसकी डेप्थ है। ये आपकी जो जितने 5 साल की जो मेहनत होती है पीएचडी की, वो रिसर्च के सैम्पल, सैम्पलिंग, पॉपुलेशन एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे ही डिसाइडेड होती है। तो ये क्लास आप ज़रूर देखिए, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन? Population is an entire group of individual events, object, elements about which researcher want to draw the conclusion. Population एक entire group है जिसके बारे में जब रिसर्चर जो है कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ आउट करने की कोशिश करता है, आउटकम निकालने की कोशिश करता है, दैट इज़ द पॉपुलेशन। सपोज़ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारा रिसर्च का टॉपिक है दैट वी वांट टू स्टडी द स्ट्रेस लेवल अमंग द बीएड स्टूडेंट्स ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, तो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बीएड कर रहे हैं, वो क्या होंगे? एक कॉलेज तो होगा नहीं, डिग्री कॉलेज, 104 कॉलेज, 105 कॉलेज, जितने भी ये कॉलेज है, अगर उसमें बीएड कोर्स चल रहा होगा तो उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएड के, वो क्या हो जाएगी? हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। इफ़ अ रिसर्चर वांट्स टू फाइंड आउट द डिजिटल कॉम्पिटेंसी अबाउट द प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? जितने भी टीचर यूपी में गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, वो हमारी पॉपुलेशन हो जाएंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ अ रिसर्चर वांट टू ड्रॉ अबाउट द कंक्लूजन, या वो फाइंड करना चाहता है एंग्जाइटी अमंग द बैंक एम्प्लॉयज़, स्ट्रेस लेवल या एंग्जाइटी अमंग द बैंक एम्प्लॉयज़, ये उसका अगर रिसर्च का टॉपिक है कि वर्क स्ट्रेस से कितनी एंग्जाइटी होती है, कितना स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो यहाँ पे ये जितनी भी बैंक हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट मैंने नहीं मेंशन किया, गवर्नमेंट नहीं मेंशन किया, पूरे इंडिया के जितने भी बैंक हैं, ओके, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं। सो रिसर्च में जिस कंप्लीट ग्रुप के बारे में रिसर्चर जो है स्टडी करके कोई कंक्लूज़न ड्रॉ आउट करना चाहता है, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। इसको अगर हम प्रॉप्स के माध्यम से समझें तो हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको ये दिखा रही हूँ। जैसे सपोज़ ये देखिए, ये पेंसिल्स हैं, ये पेंसिल का सेट है, ओके। ये हमारी क्या है? ये हमारी कंप्लीट पॉपुलेशन है। जैसे अगर मैं पेंसिल्स के बारे में स्टडी कर रही हूँ तो ये पेंसिल्स जो है हमारी पॉपुलेशन हो जाएंगी। अब चलिए, इसको जब हमने पॉपुलेशन के बारे में बताया ही है पेंसिल दिखा के, तो यहीं से हम लोग सैम्पल समझ लेते हैं। ओके, व्हाट इज़ सैम्पल? सो पॉपुलेशन के साथ साथ हम सैम्पल डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ सैम्पल? सैम्पल इज सबसेट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ये एक सबसेट होता है या पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक रिसर्चर संपूर्ण पॉपुलेशन से अपना कंक्लूज़न जो है नहीं निकाल सकता, तो उसका एक सबसेट या उसका पार्ट हम ले लेते हैं
जिस पे वो अपनी रिसर्च की स्टडी करता है। सपोज़ अगर हम होल इंडिया के स्टूडेंट्स पे कोई रिसर्च करें तो रिसर्चर पूरे इंडिया के इतने कॉलेजेस हैं, इतने स्कूल्स हैं, वो सब जगह तो नहीं पहुंच सकता। तो वो अपना एक टॉपिक पहले तो डिसाइड करेगा कि हमको किस पे लेना है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे आपको स्टडी करनी है तो इंडिया के जितने भी ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, आप वहाँ के स्टूडेंट्स को, अपनी पॉपुलेशन को, सबको आप नहीं उसमें ले सकते। तो हम वहाँ से अपनी होल पॉपुलेशन में से एक सैम्पल चूज़ कर लेते हैं, मतलब उसका एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट चूज़ कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं, पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, मतलब पॉपुलेशन एक बड़ी चीज़, उसका एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है वो हम सैम्पल उसको कहते हैं। ओके, इन लेमैन टर्म्स व्हाट इज सैम्पल? अ सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन selected for purpose of study और drawing out the conclusion of the research। तो अभी मैंने आप लोगों को ये पेंसिल्स दिखाई थी, ये देखिए। सपोज़ ये पेंसिल हमारी जितनी है, ये हमारी पॉपुलेशन है। ओके, अब अगर मैं इसमें से ये इतनी पेंसिल सेलेक्ट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन में से ये पूरी पेंसिल की पॉपुलेशन है। मैंने इसमें से इतनी सारी पेंसिलें ये जो है मैंने ये सेलेक्ट करी, तो ये जितना है ये मेरी सैम्पल बनेगी। अब मैं इसमें जो भी स्टडी करूँगी मैं इनके ऊपर करूँगी। मैं ये सारी पेंसिल्स तो नहीं ले रही ना, ये मैंने एक पॉपुलेशन से सैम्पल चूज़ कर लिया। सपोज लेट मी शो यू अगेन, दिस इज़ ऑल द पॉपुलेशन। ओके, नाउ व्हाट आई विल सेलेक्ट, दीज आर माई सैम्पल। मैंने पूरी पॉपुलेशन में से सैम्पल को ड्रॉन आउट कर लिया, यहाँ से निकाल लिया। अब मैं चाहे इसको कट करूँ, छीलूँगी इसको, इससे लिखूँगी। मैं सब पेंसिल से नहीं लिख रही, मैं इतनी पेंसिल से लिखूँगी। ओके, तो ये मेरी सैम्पल है, ये पूरी पॉपुलेशन में से मैंने सैम्पल को ड्रॉ आउट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, क्योंकि प्रॉप्स के वजह से आपको ज़्यादा समझ में आता है। ये एलिफेंट्स हैं, ये एलिफेंट की कंप्लीट पॉपुलेशन है, आप देख सकते हैं एलिफेंट्स। अब इसमें ये रेड कलर के हैं, ये एपेन से मैंने खुद ही एपेन डिज़ाइन पेंटिंग में पेंट किया था। चलिए वो क्रिएटिविटी बाद में, पहले अपनी क्लास को पढ़ लेते हैं, फिर कभी क्रिएटिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्लैक हैं, रेड हैं, वाइट हैं छोटे से। तो ये जो एलिफेंट्स हैं ये कंप्लीट जो है पॉपुलेशन हमारी हो गए। ओके, बट इसमें हम कलर्स नहीं देख रहे, साइज़ नहीं देख रहे, ये कंप्लीट पॉपुलेशन है। अब इसमें से अगर हमको कोई भी स्टडी करनी होगी, हमको ब्लैक एलिफेंट्स पे करनी है, तो ये क्या हो जाएंगे, हम रेड और वाइट हटा देंगे, ये जो ब्लैक एलिफेंट्स हैं इनको हम ले देंगे, तो ये हमारे सैम्पल बनेंगे। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सैम्पल हो जाएंगे। पॉपुलेशन इज़ अ होल ग्रुप एंड सैम्पल इज़ अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें से रिसर्चर जो है अपनी स्टडी के लिए उसको सेलेक्ट करता है एंड कंक्लूजन को ड्रॉ आउट करता है। दिस इज़ about the population and sample. Now let us see the difference between population and a sample. Population is a whole group, sample is a small part, representative part of population. Here the keyword is representative, representative part of population. Then जो population होती है उसका vast होता है, क्राइटेरिया बहुत वास्ट होती है। सब लोग, इंडिया के सारे लोग सेंसस में पॉपुलेशन है। एंड अब हम, जैसे सेंसस होता है ना हर 10 साल में, सपोज़ इंडिया की सारे पीपल, इंडिया की पॉपुलेशन है। अब हम लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश फाइंड आउट करेंगे, तो सैम्पल क्या हो जाएगा, सैम्पल हमारा यूपी के पीपल हो जाएंगे। पॉपुलेशन क्या हो गई, ऑल ओवर इंडिया के पीपल, एंड सैम्पल यूपी के पीपल। अब इसमें भी यूपी के पीपल की अगर हम सेंसस निकाल रहे हैं तो उसमें रूरल, अर्बन, लिटरेसी इन रूरल एरिया ऑफ यूपी, इनके बारे में हम देखेंगे। तो हम अर्बन पीपल को छोड़ देंगे, वो हमारी पॉपुलेशन का पार्ट नहीं बनेंगे। पर जो भी लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, मेल फीमेल, वो हमारी सैम्पल बन जाएंगे, वो हमारे सैम्पल का पार्ट बन जाएंगे, उस पर रिसर्चर अपनी स्टडी करेंगे। तो होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
पॉपुलेशन एंड सैम्पल के बारे में। अब चलिए पॉपुलेशन एंड सैम्पल के बारे में समझने के बाद हम सैम्पलिंग के बारे में समझते हैं। व्हाट इज़ द सैम्पलिंग। मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं कि जब मैं उनको पढ़ाती हूँ वो अच्छे से समझते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं फिर वो मुझे फीडबैक भी देते हैं। कल कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम आप भी और टीचर्स की तरह वाइट बोर्ड पे और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाया करिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं दोनों चीज़ें पढ़ा सकती हूँ और मेरा 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 2016 से यूनिवर्सिटी में पढ़ाती आई हूँ एंड बीएड ग्रेजुएशन की और एमए एजुकेशन की क्लासेस लेती आई हूँ। तो मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हमेशा चॉक डस्टर से वाइट बोर्ड पे हमेशा पढ़ाया है, बट मैं यहाँ प्रॉप्स के माध्यम से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं और जब हम इसको एक आम बोलचाल की भाषा में सिंपल तरीके से और प्रॉप्स के माध्यम से समझते हैं ना तो लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देख के ना, जैसे एलिफेंट्स है, अभी मैंने आपको एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक पॉपुलेशन एंड सैम्पल का एलिफेंट्स को देख के समझा दिया। तो ये चीज़ें कनेक्टिविटी में याद रहता है माइंड में और ये आप कभी नहीं भूलते हो। तो प्रॉप्स के माध्यम से जब हम समझ रहे हैं, मेरा ये पढ़ाने का स्टाइल है, जब हम इसको समझते हैं तो हमको बहुत अच्छे से याद होता है और क्लास जो है इंटरेस्टिंग भी बनती है। तो चलिए फिर सैम्पलिंग में आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ अ टेक्निक टू ड्रॉ आउट सैम्पल। मतलब पॉपुलेशन आपको पता होल पार्ट है, सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन है, जिससे कि रिसर्चर अपने कंक्लूज़न को, अपनी स्टडी को पूरा करेगा, कंक्लूज़न ड्रॉ आउट करेगा। नाउ सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ ड्राइंग आउट द सैम्पल। वो एक टेक्निक है। भाई सैम्पल कैसे निकालेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सैम्पल कैसे भी उठा लेगा सैम्पल को। तो सैम्पलिंग की भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। इट इज़ अ वे जिससे कि वो सैम्पल को फाइंड आउट करता है कि सैम्पल, समझ लीजिए एक डार्कनेस है, सैम्पलिंग जो है एक लाइट है, सैम्पलिंग एक टॉर्च है। जब वो प्रकाश डालता है सैम्पल उसको मिलता है, वो अपने इनलाइटमेंट के थ्रू, माइंड के थ्रू सोचता है एंड दिमाग लगाता है कि मैंने ये वाला रिसर्च का टॉपिक जो है सर्च आउट किया है, मुझे इस पर काम करना है, तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक लगेगी, कौन सी सैम्पलिंग लगेगी। सो अब हम अपनी क्लास में सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल्ड वे। व्हाट इज़ सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कितने तरीके की सैम्पलिंग होती है। नाउ लेट्स कम टू टाइप ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेकेंड इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं। Probability sampling is a kind of sampling in which every member of the selected population have the equal chance of getting selected as a sample। मतलब हर पर्सन को बराबर चांस मिलता है कि वो सैम्पल में सेलेक्ट हो सके। इसमें बायसनेस नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा सैम्पल सेलेक्ट कर लो, किसी को नहीं करो। इसमें 0 चांस होता है नॉन सेलेक्शन का। हर इंसान को, हर व्यक्ति को या हर ऑब्जेक्ट को, हर एलिमेंट को जो कि रिसर्च स्टडी का पार्ट है, हैविंग द इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन प्रोसेस ऑफ रिसर्च एज अ सैम्पल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दे आर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का बेस्ट मेथड है लॉटरी मेथड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग इन विच एवरी मेंबर हैव द इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एज सैम्पल। लॉटरी मेथड होता है जैसे कि ये सपोज एक बास्केट है, इसमें बहुत सारी पर्चियाँ हैं, इसमें से ये हैं पर्चियाँ, इसमें से मैं कोई भी, मुझे नहीं पता, मैं कोई भी पर्ची उठा लूँ, जिससे मैंने ये उठा ली। ओके, तो ये क्या है, हमारा सैम्पल हो गया। हमने ऐसे करके सैम्पल सेलेक्ट कर लिए कि हर किसी को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन का। कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, कोई बायसनेस नहीं होती है। एंड जस्ट ऐसा लॉटरी मेथड, रैंडम किसी को भी उठा लिया
It is called the simple random sampling. Lottery method is a best example of simple random sampling. Now let us see the other examples of simple random sampling. आप जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में और अच्छी। 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में से कंप्यूटर ने रैंडम 100 स्टूडेंट्स को उठा लिया, उनकी लिस्ट बना दी एंड प्रिंसिपल को दे दिया। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मेरे हाथ में ये मेरे विजिटिंग कार्ड्स हैं। ओके, अब इसमें से ये सारे कार्ड्स हैं, इन सब का इक्वल चांस है सिलेक्शन का एज अ सैम्पल। अब मेरे में कोई बायसनेस नहीं है ना कि मैं ये भी वाला कार्ड उठाऊंगी कि मैं ये वाला कार्ड उठाऊंगी। मैं सिंपली ये भी कार्ड ले सकती हूँ, ये अपने आप आ गया, ये भी हमारा सैम्पल बन गया। एंड मैं कोई भी, जैसे मैंने ये दोनों कार्ड ले लिए, मैंने ये इसको बीच में से इस कार्ड को ऐसे करके कोई भी ऐसे करके उठा लिया, तो इसमें सिंपली जब है एज अ लॉटरी मेथड से जब हम चूज़ करते हैं, ये एक तरह से लॉटरी तो मेथड है कि आपने सिंपली आपने किसी को भी ले लिया इसमें से, तो ये हमारी समझ लो होल ये जो पॉपुलेशन का ये एक छोटा सा हिस्सा है और उसमें से हमने कोई भी एक सिंपल ले लिया, इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसी का एग्जाम्पल है। अनबायसनेस होती है एवरी मेंबर, एवरी एलिमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट। अब ये मेंबर नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने ये दिखाया आपको कि आप सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है इससे सिर्फ एज अ ह्यूमंस पे, लिविंग थिंग्स को मत समझिए, क्योंकि रिसर्च हर चीज़ पे होती है। रिसर्च जो है उसके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, वो एलिमेंट्स पे साइंटिफिक रिसर्च है, केमिस्ट्री की रिसर्च है एलिमेंट्स पे होती है, ऑब्जेक्ट्स पे होती है, इवेंट्स पे होती है। ओके, क्योंकि जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसको रिसर्च करते हैं ना, इनफैक्ट हम डेली लाइफ में रिसर्च करते हैं। अगर हम कोई एक न्यू मोबाइल लेने जा रहे हैं तो हम पहले से ऐसे ही नहीं ले आते, हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, न्यू फीचर्स क्या आ रहे हैं हम उसको देखते हैं। तो रिसर्च तो हम पहले सर्च करते हैं और फिर उसको रिसर्च करते हैं। सर्च मीन्स किसी न्यू चीज़ को फाइंड आउट करना, एंड उसके साथ सर्च लगा है एक नोन इन्फॉर्मेशन को बार बार उसको और सर्च करना कि हमको कौन सा गैजेट चाहिए, कौन सा माइक चाहिए, कौन सा मोबाइल चाहिए। तो हम लाइफ में भी हम रिसर्च करते हैं। तो ऐसे ही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम कोई भी कार्ड उठा लेंगे। तो अब जैसे ये बुक्स हैं, ये बुक्स हैं, इसमें से मैंने कोई भी एक बुक ले ली, ये वाली बुक ले ली। इट्स एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। लॉटरी मेथड से मैंने कोई भी बुक उठा ली, इट इज़ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। होप आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग समझ में आ गई होगी। अब हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में पढ़ें। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इज़ अ मेथड in which members are selected at a fixed interval from the ordered list। इसको आसान भाषा में देखते हैं, इसमें हर nth मेंबर का सिलेक्शन होता है। अब आप कहोगे nth मेंबर कौन है? ये एक सिस्टमैटिक वे होता है रैंडम सैम्पलिंग में, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें हर nth मेंबर मतलब फिक्स्ड होता है, हर nth मेंबर का सिलेक्शन होता है। इसको एज अ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ये सपोज़ ये मेरे पास टोमेटो केचप्स है, यहाँ पे मैं आपको कोई चाउमीन नहीं खिला रही हूँ बल्कि इससे समझा रही हूँ। ओके, जैसे nth मेंबर इसमें कौन होगा, जैसे ये सपोज़ ये हमारा जितना भी है ये हमारा सैम्पल है। अब इस सैम्पल में से हम हर थर्ड टोमेटो केचप को उठाएंगे। ठीक, तो जो थर्ड वाला है वो हमारा क्या होगा, nth मेंबर हो जाएगा। नाउ इसको आप काउंट करिए, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सैम्पल हो गया, ये हमारा nth मेंबर हो गया, ये हमारा सैम्पल हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से काउंट करते हैं 1 2 एंड 3। इसमें मैंने रेड और ग्रीन इसलिए रखे हैं कि आप कंफ्यूज ना, आप ये मत सोचो कि ग्रीन उठाना है रेड उठाना है। nth मेंबर को उठाना है, ये थर्ड वाला, ये फिर हमारा nth मेंबर हुआ थर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स जो इंटरवल किया वो 3 का लिया है। तो ये जो थर्ड है ये हमारा क्या हो गया, ये सैम्पल का हिस्सा बनेगा। अब ये दोनों हमारे सैम्पल के हिस्से बन गए।
अब यहाँ से फिर से काउंट करेंगे 1 2 and 3. It's a sample. Now 1 2 and this one is 3 sample. ओके, हर nth मेंबर को हम लेंगे, तो यहाँ तो सैम्पल ओवर हो गया इतने में ही, ठीक। अब हम इसको और समझते हैं। 2000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में हम हर 5th मेंबर को, सपोज गेम्स के लिए जो है इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, क्रिकेट टीम सेलेक्ट की जा रही है इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन के लिए, तो उसमें हर nth मेंबर लेंगे। टीचर क्या करेगा, एक लाइन बनवाएगा और इसमें हमें हर 5th कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमने जैसे लिया, हर फर्स्ट 1 2 3 4 5 5th कैंडिडेट हमने लिया, देन 6 7 8 9th को नहीं लिया, 10th कैंडिडेट हमने उठाया, 10 के बाद 11 12 13 14 नहीं लिया, 15th को लिया। इसके बाद हमने ऐसे ही 17 to 19 नहीं लिया, 28th कैंडिडेट उठा लिया, 100 का सैम्पल है, ओके। फिर 20 के बाद 25th कैंडिडेट लिया, 30th कैंडिडेट लिया, 35th लिया, 40 लिया, 45 लिया, 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95। ये 100 में मैंने बताया। अब 2000 तक जाना है तो 105 फिर 110, ऐसे करते करते हम पूरा 2000 तक जाएंगे। ये लिस्ट बनाएंगे, ये एक लाइन टीचर ने बनाई, उसमें से स्टूडेंट्स को पिकअप करना शुरू कर दिया। कीवर्ड है फिक्स्ड इंटरवल। इसमें चॉइस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह नहीं की कि लॉटरी मेथड उठाया, सारे बच्चों का क्लास में नाम लिख लिया और कोई एक भी पर्ची उछाल दी कि ये बच्चा सेलेक्ट हो गया। ऐसा नहीं किया, लाइन बनवाई बाकायदा क्लास में एंड हर फिक्स्ड नंबर पे हमने सिलेक्शन कर लिया। ये हमारा, अभी मैंने आपको ये टोमेटो केचप के माध्यम से समझाया था, किसको किसको चाउमीन खानी है आ जाओ फिर मेरे घर, बना के खाते हैं। एंड ये आपको समझ में आया nth मेंबर का। तो इसमें nth मेंबर कीवर्ड है कि हर nth मेंबर का सिलेक्शन होता है, फिक्स्ड इंटरवल पे होता है, किसी को भी उठा के नहीं लेते। ये रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है, मतलब हर किसी को इक्वल चांस है गेटिंग सेलेक्टेड। बट लाइन में, अब जैसे लाइन बनाई तो किसी भी स्टूडेंट से पहले लाइन बनवा लेते। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ना कि मैं यहाँ 5th नंबर पे खड़ा हूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कि मैं यहाँ 10th पे खड़ा हूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा। मगर जो वो टीचर का वहाँ प्री डिसाइडेड है कि हम हर nth मेंबर, यहाँ पे nth मेंबर मान लो 5th ले लिया, ज़रूरी नहीं है ना कि nth मेंबर 5th, तो हम उसमें 14th भी ले सकते हैं कि हर 14th बच्चे का सिलेक्शन होगा। फिर 14 के बाद हम 28वें बच्चे को ले लेंगे, यहाँ पे नंबर भी बदल सकते हैं। हम हर 7th कैंडिडेट लेंगे, कहा कि हम हर 7वें बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे अपनी इंटर स्टेट जो कंपटीशन की टीम है वहाँ पे हम हर 7वें बच्चे का सिलेक्शन कर लेंगे। तो कोई भी 7वां बच्चा हो सकता है। अब लाइन बनाई, फर्स्ट नंबर पे राधिका, सेकंड पे सुनीता, गरिमा, कोई भी हो सकता है, 4th पे संगीता, कोई भी मेंबर हो सकता है। लेकिन आप जो है जब हम nth मेंबर लेंगे वहाँ पे, तो जो पर्टिकुलर जो सोचा गया है, जैसे 5th नंबर ले लिया तो फिर जो 5th कैंडिडेट वहाँ पे होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर 5th के बाद वहाँ पे 10th स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे कि हम लेंगे इसमें सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में, एंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। जो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें हर nth मेंबर को लेते हैं, एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एवरी मेंबर हैव इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एज अ सैम्पल। इसमें कोई बायसनेस नहीं होती, पर्ची उछालते हैं, किसी का भी नाम आ गया पर्ची में, जिसका नाम लिख के आया वो हमारे सैम्पल का पार्ट बन जाता है। तो ये सब टेक्निक हैं सैम्पलिंग की। इसी के बेसिस पे पहले पॉपुलेशन में से सैम्पल सेलेक्ट किया जाता है, फिर सैम्पलिंग की टेक्निक डिसाइड की जाती है कि हम किस विधि से
जो हैं अपने सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे काम किए जाते हैं। उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक से डाटा कलेक्शन होता है, ये मैं पूरी जो है नेक्स्ट मास्टर क्लास में ये मैं बताऊंगी आप लोगों को। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप पीएचडी करते हो, रिसर्च करते हो, रिसर्च पेपर लिखते हो तब भी तो करते हो। जब आप पीएचडी करोगे तो उसमें तो रिसर्च पेपर जो है लिखना मैंडेटरी होता है, स्कॉपस में लिखना होता है, पीयर रिव्यूड लिखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो एकेडमिक जर्नी होती है ना, यूजीसी नेट जेआरएफ निकाल के पीएचडी करने तक आसान नहीं होती है, बहुत मेहनत का ये कार्य होता है। एंड इनफैक्ट यूजीसी नेट जो है टॉप 10 एग्ज़ामिनेशन ऑफ इंडिया, जो टॉप 10 एग्ज़ामिनेशंस हैं उसकी लिस्ट में आता है। ये बहुत टफ एग्ज़ामिनेशन होता है। 6% क्रीमी लेयर का सिलेक्शन होता है इसमें। जो टॉप पढ़े बच्चे होते हैं, माइंड इंटेलेक्चुअल, आप जो ये क्लासेस देख रहे हो तो वो इंटेलेक्चुअल उनका लेवल बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ तक आना, यूजीसी नेट की क्लासेस लेना और यूजीसी नेट पास आउट करना, इंडिया में हर बार पता नहीं कितने फॉर्म्स भरे जाते हैं, उसमें से जस्ट अ फ्यू जिनका कि यूजीसी नेट क्वालिफाई होता है, और उसमें भी फ्यू जिनका कि जेआरएफ क्वालिफाई होता है। सो जर्नी टफ है, लेकिन इसको हम इजी लर्निंग से आसान बनाएंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट सैम्पलिंग देखते हैं। नाउ लेट अस सी द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ होमोजीनियस ग्रुप नोन एज स्ट्रैटा एंड सैम्पल इज सेलेक्टेड आउट ऑफ ईच स्ट्रैटम। यानी कि पॉपुलेशन को पहले होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसको स्ट्रैटा कहते हैं, उसमें से सैंपल का सिलेक्शन होता है। इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? होमोजीनियस ग्रुप, हेट्रोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस इन नेचर है, और स्ट्रैटा। जैसे कि हम ये डिसाइड करेंगे डिजिटल कॉम्पिटेंसी इन प्राइमरी स्टूडेंट्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स। सो इसमें स्ट्रैटा क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स तो सब हैं, लेकिन गर्ल्स एंड बॉयज़, एक ग्रुप गर्ल्स का हो गया, एक बॉयज़ का हो गया, उसमें से हमने सैंपल को सेलेक्ट किया। आसान शब्दों में समझ गए कि पॉपुलेशन को पहले ग्रुप्स में, होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम स्ट्रैटा कहते हैं। फिर इसमें से सैंपल, रैंडम सैम्पलिंग की जाती है, अपने सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है। सपोज़ अगर हम एक रिसर्च स्टडी देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट में जो बीएड के जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनको ऑनलाइन टीचिंग की कितनी नॉलेज है, तो उसमें हम टीचर्स को ऐसा सिर्फ रैंडम किसी भी टीचर का सिलेक्शन नहीं करेंगे, ग्रुप्स में बांटेंगे। हम जेंडर के बेसिस पे भी ले सकते हैं, मेल टीचर्स, फीमेल टीचर्स, फिर उनके जो है वहाँ से पॉपुलेशन से जो है हम सैंपल का सिलेक्शन करेंगे और अपनी रिसर्च स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। सपोज़ जैसे ये मेरे पास स्ट्रॉ हैं, ये स्ट्रॉ हैं, ये कोई अलग होमोजीनियस कैसे हैं? क्योंकि ये सभी स्ट्रॉ हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे हेट्रोजीनियस ग्रुप नहीं है ना, कि होमोजीनियस क्या होता है, उसमें एक ही प्रकार की सब चीज़ें होती हैं। अगर मैं ये टोमेटो केचप ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये अलग हो गया ना, ऑड वन आउट, तो ये ऑड वन है, इसको मैंने फेंक दिया, आउट कर दिया। ओके, सो ये स्ट्रॉ है, होमोजीनियस ग्रुप है। अब इसमें से हम जो है अपनी पॉपुलेशन का सिलेक्शन करेंगे। होमोजीनियस ये पूरा ग्रुप है, अब इसमें कैसे पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे? कलर्स के बेसिस पे करेंगे। जैसे ये मैंने सपोज रेड ले लिया, स्ट्रैटा। ओके, यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया? होमोजीनियस ग्रुप से ये जो है हमने लिया, ये हमारा सैंपल हो गया। हमने इसमें जितनी भी रेड स्ट्रॉज हैं इन सब का सिलेक्शन कर लिया। ये एक ग्रुप हमने बनाया रेड स्ट्रॉ का, ये हमारा सैंपल हुआ। नेक्स्ट हमने ग्रीन स्ट्रॉ ले ली। अब इसमें से हम जितनी भी हैं ये ग्रीन स्ट्रॉ का सिलेक्शन करेंगे। ठीक, तो ये हमने डबल ग्रुप में इसको सेलेक्ट कर लिया। ये हमारी सैंपल हो गया, ये इसमें से ये रेड हो गया और ये ग्रीन हो गया।
तो देखा आपने, हमने जो है होमोजीनियस ग्रुप जो हमारा स्ट्रॉ था उससे हमने ये सैंपल का सिलेक्शन कर लिया, रेड एंड ग्रीन स्ट्रॉ का। होप आपको इस टॉप को देख के स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम होमोजीनियस ग्रुप से जो है सिलेक्शन करते हैं अपने रैंडम सैंपल का। चलिए अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बाद हम देखते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? इन क्लस्टर सैम्पलिंग population is divided into clusters and some of the cluster is randomly selected as a sample. ओके, समझ में आया कुछ? कि जैसे आसान भाषा में समझते हैं, ये क्लस्टर सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन होती है उसको, क्लस्टर मतलब क्या होता है? पहली बात तो क्लस्टर मतलब समूह होता है, तो उसको एक समूह में बांट दिया जाता है और फिर कुछ क्लस्टर्स में से जो सैंपल होता है वो रैंडमली सेलेक्ट होता है। अब हम इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे। जैसे ये कार्ड्स हैं, मान लो जैसे ये कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास। ओके, अब इन कार्ड्स का हम क्या करेंगे, ऐसे इसको एक ग्रुप में, ये एक खाली होता, अब ये हमारे पास एक ग्रुप में हो गया। ठीक, ये विजिटिंग कार्ड्स है, ये ग्रुप में हो गया हमारे पास। इसको हमने, इसका हमने एक, अभी मेरे पास एक रबर बैंड थी, मैं उसी से आपको सिखा रही हूँ। ऐसे सीखने से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे ये मैंने एक ये ग्रुप बना लिया, ऐसे ही मेरे पास ये और बने रखे हैं, एक ये और एक ये। समझ लो ये 3 क्लस्टर हो गए, ग्रुप हो गया। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक है, एक व्यक्ति से ज़्यादा, 2 व्यक्ति और 2 से ज़्यादा जब मिल जाते हैं इकट्ठे तो क्या समूह हो जाता है। ग्रुप को हिंदी में समूह कहते हैं ना। तो ये जो था, ये मैंने सपोज़ ये 3 ये बना लिए, क्लस्टर बना दिए। अब रैंडम, इसमें से कोई भी, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, उसमें से कोई भी चुनाव कर लेते हैं। तो इसमें मैं कोई बायस नहीं होंगी, मैं ये नहीं देखूंगी कि मुझे ये वाला लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ऐसा नहीं। ये मेरे पास क्लस्टर है 3 का, अब इसमें से मैंने कोई भी उठा लिया। सपोज़ मैंने ये उठा लिया, ठीक, इसको उठा लिया और ये नहीं चाहिए तो ऐसे मैं इसको छोड़ दिया। तो ये मैंने लिया, तो ये मेरे 2 हो गए सैंपल। अब मैं इन पे स्टडी करूँगी, तो ये होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, अब चलो इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बागपत डिस्ट्रिक्ट के 20 स्कूल में से किन्हीं भी 5 स्कूल को सेलेक्ट कर लिया, तो ये 5 स्कूल क्या हुए? ग्रुप हो गए ना, क्लस्टर हो गए। 20 स्कूल थे, वो पूरी पॉपुलेशन थी, उसमें से हमने कोई भी 5 स्कूल सेलेक्ट कर लिया एंड उनके स्टूडेंट्स पे हमने रिसर्च किया। तो ये क्या हो गया? क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। हमने एक 5 का समूह बना लिया कि इतने थे, तो ये एक स्कूल हो गया, इसके कुछ बच्चों का लेंगे, फिर इस स्कूल के बच्चों का लेंगे, तो ये एक तरह से क्लस्टर सैम्पलिंग। होप आपको ये ग्रुप से समझ में आ गया होगा। और इसमें कीवर्ड क्या है? क्लस्टर में ग्रुप, जहाँ ग्रुप ऑफ आए ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप करके लिखा हो, तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि ये जो है क्लस्टर सैम्पलिंग दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग देख लेते हैं। इसमें जो सैम्पलिंग होती है, प्रोसीजर इज कैरीड आउट इन 2 और मोर स्टेजेस। इसमें जो सैम्पलिंग होती है वो स्टेजेस में की जाती है, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, स्टूडेंट्स। ये मैंने कुछ एग्जांपल बताया, जैसे एक स्टेट, उसकी ये डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के इतने स्कूल, इस स्कूल के इतने स्टूडेंट्स, तो ये एक जो है स्टेज में चलती है। जैसे स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, लखनऊ में कितने स्कूल, मान लो CMS के स्कूल या कोई और स्कूल, फिर उनके कितने स्टूडेंट्स, तो ये एक स्टेज में चल रहा है। स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, इसमें 4 स्टेजेस हो गए ना, स्टेट, देन आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर स्कूल, फिर स्टूडेंट्स। ये 4 स्टेजेस में जब जाके सैम्पलिंग हमारी कंप्लीट हुई,
ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बन जाती है। अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के जानने के बाद हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सारे टाइप्स ओवर हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? नाउ आफ्टर स्टडिंग द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वी विल सी अबाउट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, इसमें हर कैंडिडेट को, हर मेंबर को जो है एज अ सैम्पल में सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं मिलता है। जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन में से हर व्यक्ति को, हर एलिमेंट को, हर ऑब्जेक्ट को इक्वल चांस मिलता था फॉर सिलेक्शन का। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से सैम्पल को सेलेक्ट करता है। उसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें ये जो है रिसर्चर के ऊपर डिपेंड होता है, उसको किसको सैम्पल एज अ सैम्पल लेना है। इसमें इक्वल चांस नहीं होता है। जैसे अगर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लें तो जैसे रैंडम सैम्पलिंग में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ जितने ये 26 अल्फ़ाबेट हैं, इनको किसी को भी रैंडम चांस था सेलेक्ट होने का। हम M को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, O को भी कर सकते हैं, P को कर सकते हैं, B को कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये कन्वीनियंस के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से, अगर किसी की ज़रूरत होगी Z को सेलेक्ट करना तो वो Z को ही सेलेक्ट करेगा, वो A को या B को नहीं करेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांस नहीं मिलता है फॉर द सिलेक्शन। ओके, नाउ सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग, वॉलंटियर सैम्पलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द कन्वीनियंट सैम्पलिंग, और कन्वीनियंट सैम्पलिंग को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग की। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कन्वीनियंस, यहाँ कीवर्ड क्या है? कीवर्ड यहाँ कन्वीनियंस है। मतलब रिसर्चर उस पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट कर लेता है जो उसको बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, ईज़िली अवेलेबल होता है। वहाँ कोई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग नहीं होती, सिंपल लॉटरी सैम्पलिंग नहीं होती, जो रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती जो लॉटरी मेथड से की जाती है। वहाँ पे आसानी से जो बंदा मिल गया उससे पूछ लिया। जैसे कि स्टूडेंट ने, एक रिसर्चर ने अपने ही क्लास के स्टूडेंट्स को एज अ सैम्पल ले लिया, या समझ लीजिए कोई साइको प्रैक्टिकल हो रहा था, वहाँ पे राह चलते लोग जा रहे थे, उनको क्वेश्चनर पकड़ा दिया कि इसको आप भर के दे दीजिए, जो आसानी से अवेलेबल हो गया। यहाँ ये मेथड एक्चुअली ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं होती है, आसानी से जो अवेलेबल चीज़ हो गई उसी में काम चला लिया। तो एज अ रिसर्चर भी क्या करता है, जैसे कि सपोज़ कि क्लास 5th के स्टूडेंट्स पे करना है रिसर्च कि 5th क्लास के स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग कैसी है। अब घर के पास कोई 5th क्लास का स्टूडेंट पढ़ता है, उसको ले लिया, उससे 4 पेज कॉपी में लिखवा लिए, तो उसकी राइटिंग को एनालाइज कर लिया कि इसकी राइटिंग ऐसी है। पड़ोस में शॉपकीपर है, उसके बच्चे पढ़ते हैं, उनसे लिखवा लिया। तो यहाँ पे जो आसानी से अवेलेबल होता है उससे करा लिया, बल्कि लोग अपने नेबर से, कज़न से, भाई बहनों से, इन सब से भी एज अ सैम्पल इनको रिसर्चर ले लेते हैं। अब मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं? आप समझ लीजिए मुझे प्यास लग रही थी, यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं था। अब कन्वीनियंस ये थी, मेरे पास इतनी सी ये कोक पड़ी हुई थी, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही थी, मैं पानी लेने नहीं गई, मैंने इसी में से एक घूंट सिप कर लिया। तो क्या कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने काम किया ना? तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एज ए एग्जाम्पल है। अब मुझे आपको कुछ समझाना है कि मैं आपको कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एग्जाम्पल कैसे बताऊं। तो अब यहाँ पे मेरे पीछे ये डेकोरेटिव पीस हॉर्स रखा था, तो ये मेरी कन्वीनियंस थी ना। जैसे मैं कोई और प्रॉप लेने नहीं गई, कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने इसको उठाया, मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे ये प्रॉप है और ये
मैं आपको एज अ टीचिंग एड ये प्रॉप दिखा रही हूँ हॉर्स का। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई। मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने आपको कोका कोला की बॉटल दिखा दी, ये हॉर्स दिखा दिया, और जैसे कि इससे पहले मैंने आपको क्लस्टर सैम्पलिंग में ये बना के दिखाए थे, ये मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था ना ये। तो यहाँ मैंने कोई प्रॉप बनाने में मेहनत नहीं करी। इसको मैंने रबर बैंड इस पर लगाई, इसको मैंने ऐसे करके खोला था, आपको याद, इसी आप रिवाइंड करके देखेंगे तो ये जैसे विजिटिंग कार्ड्स थे, मैंने इनको ऐसे पकड़ा, इसमें मेहनत लगी, एक रबर बैंड ढूंढी मैंने, फिर मैंने इसको 2 बार ऐसे करके चढ़ाया, फिर मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से। ये डिमॉन्स्ट्रेशन था, मैं यहाँ पे अपने हाथ का इस्तेमाल करके कुछ कार्य कर रही थी, बट मैंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। मेरे सामने ये हॉर्स रखा हुआ था, मैंने इसको लिया, आपको दिखा दिया, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कि मतलब सॉरी, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एग्जाम्पल नहीं है, बट मैं जैसे टीचिंग एड से आप लोगों को पढ़ाती हूँ, प्रॉप्स दिखा के पढ़ाती हूँ, तो मैंने आपको ये प्रॉप दिखा दिया। ऐसे ही मैंने ये बॉटल का आपको प्रॉप दिखा दिया। मेरे पास ये बॉटल रखी थी, मैंने ये प्रॉप आपको दिखा दिया। तो ये क्या हुआ, मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम किया। ऐसे ही रिसर्चर करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार काम। ऐसे जिसको ये चाहिए वो पी सकते हैं, ये मुझसे आप ले लीजिए। और ऐसे ही कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिसर्चर भी काम करते हैं। कोई टॉपिक ले लिया, सपोज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग द अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स, क्लास 6 में गए, जो भी बच्चे मिल गए उसमें से पूरे क्लास 40 की जो क्लास है, 40 बच्चों की जो क्लास है, उसमें से कोई रैंडम सैम्पलिंग नहीं की, कोई लाइन नहीं बनवाई, कोई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग नहीं की कि nth पर्सन को उठा के उसको सैम्पल में रखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मान लो क्लास में गए, 5 लड़कियां बैठी थी, गॉसिप कर रही थी, आपस में बात कर रही थी, या 2 लड़के अपना फुटबॉल खेल रहे थे, उनको पकड़ लिया कि ये दे दिया क्वेश्चनर कि आप इसमें इसको टिक करके दे दो, क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ या मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे अपनी थीसिस में या मुझे अपने डिसर्टेशन में, बल्कि इनफैक्ट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट हैं तो आप जो है डिसर्टेशन बनाते होंगे, क्योंकि डिसर्टेशन के बिना तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है आपको पीजी की डिग्री नहीं मिलेगी। तो डिसर्टेशन में या पीएचडी की थीसिस में, या अगर आप नॉर्मल भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपने दिखा दिया स्टूडेंट्स को कि मैंने ये जो स्टूडेंट्स मुझे मिल रहे हैं, 5 लड़कियां गॉसिप कर रही हैं या 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एज अ कन्वीनियंस के हिसाब से हमने इनको चूज़ कर दिया। तो इसकी कीवर्ड क्या है, इजी अवेलेबिलिटी। इसमें कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं की, आसानी से जो मिल गया उससे काम चला लिया। दैट इज़ कॉल्ड द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आगे अब बढ़ते हैं पर्पोजिव सैम्पलिंग में। पर्पोजिव सैम्पलिंग, यहाँ पे रिसर्चर किसी पर्पस से, किसी पर्टिकुलर पर्पस से जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो भी उनके सैम्पल्स होते हैं उनको चूज़ करते हैं। पर्पोजिव सैम्पलिंग में रिसर्चर उन्हीं को ऐसा सैम्पल सेलेक्ट करते हैं जिन लोगों से रिसर्चर का कोई पर्पस सॉल्व हो रहा होता है, उसकी रिसर्च स्टडी का पर्पस सॉल्व हो रहा होता है। जैसे कि अगर हमको पता करना है कि एग्रीकल्चर साइंस में क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, या पिछले कुछ सालों में ऐसी क्या चीज़ें एग्रीकल्चर में इनोवेटिव चीज़ें ऐड हुई हैं। क्योंकि देखिए, पहले खेती बैलों से होती थी, खेत में जो जुताई होती थी वो ऑक्स करते थे, मगर अब क्या होता है, ट्रैक्टर आ गए हैं, नई नई मशीनें आ गई हैं। और एग्रीकल्चर साइंस के टीचर्स को ये बहुत अच्छे से चीज़ मालूम है कि आजकल न्यू इनोवेशंस क्या हो गए हैं, कौन सी फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, क्या इसमें ऐसा करना है जो भूमि को ज़्यादा जो है उपजाऊ बनाया जाए। अगर हमको ये चीज़ देखनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, एग्रीकल्चर साइंस जो लोग पढ़े हैं या जो टीचर्स एग्रीकल्चर साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम उनसे संपर्क करेंगे। तो हम उसमें क्या करेंगे, अब जैसे हमने ये सैंपल लिया
एग्रीकल्चर साइंस का हमने विषय लिया, तो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कूल में अगर हमें स्टूडेंट से पूछना है या टीचर से पूछना है तो उसी विषय के टीचर से पूछेंगे, उसी विषय के स्टूडेंट से पूछेंगे। हम मैथमेटिक्स के टीचर से नहीं पूछेंगे, हम इंग्लिश के टीचर से नहीं पूछेंगे, हम बायोलॉजी के टीचर से नहीं पूछेंगे, हम पीटी के टीचर से नहीं पूछेंगे। हम जो है सीधे एग्रीकल्चर साइंस विषय पे पूछना है तो हम वहाँ के टीचर को संपर्क करेंगे एग्रीकल्चर साइंस के कि मैम आप बताइए, सर आप बताइए कि इसमें क्या न्यू इनोवेशन आया है। तो यहाँ पे रिसर्चर का ऐसा कोई पर्पस सॉल्व हो रहा है। ठीक, जैसे मुझे जब मैं एमएड कर रही थी तो मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे डिसर्टेशन मिला था। तो मैं एक स्कूल गई थी लखनऊ के, तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर क्लास में जिन बच्चों पे स्ट्रेस था, प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि इन बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस है, इनकी फैमिली में काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस है जिनकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो मैंने और बच्चों को नहीं पूछा, मैंने उन पर्टिकुलर बच्चों को अपने सैम्पल का हिस्सा बनाया, मैंने उन पे स्टडी करी, उनकी फैमिली कंडीशंस पूछी कि उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जिससे उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, तो उनको क्या उनके इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है। तो एक ने मुझे बताया कि उनके पीयर्स से उनकी नहीं पड़ती, पीयर्स मतलब फ्रेंड्स, क्लास में फ्रेंड्स से नहीं पड़ती, क्योंकि छोटे बच्चों को तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी स्ट्रेस हो जाता है। तो उन बच्चों से मैंने बात की, उनसे पूछा, उनका बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे पता चला कि उनको किस कंडीशन की वजह से स्ट्रेस था। उस हिसाब से मैंने अपनी स्टडी करी। तो पर्पोजिव सैम्पलिंग में हम किसी को भी ऐसे ही नहीं ले लेते हैं, जो हमारा पर्पस सॉल्व करते हैं हम उनको लेते हैं। हमारी रिसर्च स्टडी का जो पर्पस सॉल्व करते हैं वो हमारे सैंपल का हिस्सा बनते हैं। नाउ कम्स द कोटा सैम्पलिंग। इन कोटा सैम्पलिंग रिसर्चर फिक्सेस द कोटा फॉर द कैटेगरीज एंड सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट्स until the quota is completed। मतलब रिसर्चर एक कोटा सेलेक्ट कर लेता है और तब तक कि पार्टिसिपेंट्स या सैंपल में लोगों को लेता रहता है जब तक कि वो कोटा फिक्स ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, वो फिक्स कोटा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि सपोज़ ये कहा गया हमको 200 लोग सेलेक्ट करने हैं, एक रिसर्च स्टडी में 200 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 200 फीमेल 200 मेल स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो कोटा क्या है 200 का। अब जब तक 200 लड़के नहीं मिल जाएंगे, 200 लड़कियां नहीं मिल जाएंगी, तब तक कि रिसर्चर जो है सैंपल इकट्ठा करता रहेगा जब तक कि उसको फुलफिल उतने नंबर का कोटा पूरा उसका नहीं हो जाता है। ये होती है कोटा सैम्पलिंग। यहाँ पे कीवर्ड है कोटा, फिक्स कोटा, और फिक्स कोटे के हिसाब से लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। अब आते हैं वॉलंटियर सैम्पलिंग में। इसमें पार्टिसिपेंट्स टेक पार्ट वॉलंटरी, वो अपनी मर्जी से रिसर्च में हिस्सा लेते हैं। लोग अपनी मर्जी में रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी मर्जी से। ये होती है वॉलंटियर सैम्पलिंग। सपोज़ सर्वे का फॉर्म ऑनलाइन सेंड कर दिया, लोगों ने उसको अपनी मर्ज़ी से फिल किया, लोग उसमें अपनी मर्ज़ी से उसको फॉर्म फिल करके सबमिट करके रीसेंड कर देते हैं रिसर्चर को। इट्स कॉल्ड द वॉलंटियर सैम्पलिंग। चलिए, काफ़ी कुछ हमने अभी तक सीख लिया है। पॉपुलेशन, सैम्पल, सैम्पलिंग, काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अब हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हम अब जानेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल से उसको बर्फ़ का गोला मत समझ लेना कि स्नोबॉल जो है स्नो की कोई बॉल है, बर्फ़ का गोला, तो वो नहीं समझना। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज़ ऑल्सो अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, कीवर्ड है नेटवर्क रेफरेंस। मतलब एक जो रिसर्चर होता है पहले एक पार्टिसिपेंट को ढूंढता है और उस पार्टिसिपेंट के नेटवर्क या रेफरेंस से दूसरे पार्टिसिपेंट तक पहुंचता है। जैसे कि इसको हम एज एग्जांपल देख लेते हैं। कोई रेयर डिजीज़ है, तो अगर हमने रिसर्चर ने किसी एक पेशेंट को ढूंढा, उस पेशेंट ने बताया कि, या फिर उस डॉक्टर को ढूंढा जो किसी रेयर डिजीज़ के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने एक पेशेंट का रेफरेंस दिया, वो हमारा सैंपल बना, फिर उसी रेफरेंस से कोई दूसरा पेशेंट मिल गया।
या समझ लो हम गली नंबर 1 में गए थे, वहाँ 2 हमको सैंपल मिले, जिन लोगों को हमने एज अ सैंपल स्टडी में इंक्लूड किया उन्होंने बता दिया कि हाउस नंबर 1 में 2 लोग हैं, फिर हाउस नंबर 5 में भी आगे बढ़ जाइए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम नुक्कड़ पे जाते हैं ना, भैया नाई की दुकान कहाँ है, तो कहेंगे उस वाले नुक्कड़ में है, वहाँ जाते हैं वो दुकान बंद होती है, कहते नहीं यहाँ पे बंद है, वो आगे वाले यहाँ से चले जाइए वहाँ पे है। तो ये एज अ रेफरेंस हम गए ना, तो इस तरीके से इसमें भी एज अ रेफरेंस काम करता है। मैं आसान भाषा में डेली यूज़ की चीज़ों से कनेक्ट करके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इसलिए समझाती हूँ कि स्टडी बहुत आसान हो जाए, समझ में आए। अब तो काफ़ी इनोवेशन हो गया है स्टडीज़ में। जब हम लोग पढ़ते थे तो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं होते थे, मोटी मोटी किताबों से रात दिन एक करके पढ़ाई करते थे, तब जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास होता था। मैं सोचती हूँ काश मेरे टाइम पे ये सब चीज़ें होती, किसी टीचर ने इतने अच्छे से बताया होता तो बहुत आसान स्टडीज़ हो जाती। हम तो खुद ही अपनी बुक से पढ़ते थे, खुद नोट्स बनाते थे, याद करते थे, रात रात भर जग के पढ़ाई करते थे, तब जाके कोई एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई होता था। यूट्यूब का तब टाइम नहीं था। आजकल तो आप लोगों को बहुत सुविधाएं कि डिजिटल नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट का रेफरेंस देता है। ये होती है हमारी नॉट अ कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। इट्स जैसा ज़रा सा टंग स्लिप हो गई, इट्स अ स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट का रेफरेंस दे देता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि एक रेयर डिजीज़ का बताया, एक स्टूडेंट का बताया। सपोज़ जैसे हमने एक स्टडी करनी है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में किन बच्चों ने फ्रेंच ले रखी है, तो हम जो है लैंग्वेज डिपार्टमेंट गए, वहाँ देखा एक बच्चे ने फ्रेंच ले रखी थी, वो हमारी स्टडी का हिस्सा बना। उसके बाद उस स्टूडेंट ने बताया कि मैम मैंने फ्रेंच ली है, मेरे फ्रेंड ने भी फ्रेंच ली है। अब फ्रेंड का नंबर दिया, फ्रेंड से बात हुई, तो वो जो है स्टडी का पार्ट हो गए। किसी एक लड़की ने जर्मन लैंग्वेज सीखी, हम लैंग्वेज डिपार्टमेंट में गए, वहाँ हमको मालूम चला कि ये पर्टिकुलर लड़की जर्मन पढ़ रही है। अब क्योंकि यहाँ तो इंडिया में तो रीजनल लैंग्वेजेस चलती हैं, नॉर्थ इंडिया में हिंदी प्रोमिनेंट है, आपकी जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज है। हमारे यूपी में भी 5 लैंग्वेजेस रीजनल बोली जाती हैं। वेस्टर्न यूपी खड़ी बोली, सेंट्रल यूपी अवधी, बुंदेलखंड साइड चले जाइए बुंदेलखंडी बोली जाती है। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हिंदी डोमिनेंट है, इंग्लिश बोली जाती है और रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। ऐसे सदर्न पार्ट में तमिल, तेलुगु सब लैंग्वेज हैं। अब हम फॉरेन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अपने एग्जाम्पल पर हम वापस आते हैं। किसी लड़की ने जर्मन ले रखी है, उसने बताया कि मेरी फ्रेंड ने भी जर्मन ले रखी है। तो जब हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अमंग द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हम जर्मन जिसने ली है वो सैम्पल का हिस्सा बन गई। उसने बताया कि मुझे नहीं पता, या जो भी रिसर्चर है, सपोज़ रिसर्चर एक्स जो है जर्मन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहा है, उसको नहीं पता, तो उसने जर्मन जिसने सीखी उसको सैम्पल का पार्ट बनाया, वो उसकी सैम्पल है। उसने बताया कि मेरी फ्रेंड ने भी जर्मन ले रखी है, फ्रेंड का कांटेक्ट दिया, फ्रेंड भी इसमें सैम्पल बनी। फिर उस ऐसे करके जो है हमारी सैम्पलिंग होती है, इसको कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। कि इसमें जो होता है एक पार्टिसिपेंट ही दूसरे पार्टिसिपेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ कम्स द कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग। हेयर ऑल एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड वन आफ्टर अनदर अंटिल सैम्पल साइज इज कंप्लीट। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, जब तक कि सैम्पल साइज कंप्लीट नहीं हो जाता, ऑल एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स जितने भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं
उनको हम सैंपल में लेते जाते हैं, भरते जाते हैं जब तक कि सैंपल साइज़ कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसका हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हमको 1000 स्टूडेंट्स का ग्रुप चाहिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, उन पे हमको डाटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट है, उस पर मान लो हमको रिसर्च करना है। 1000 स्टूडेंट्स का ग्रुप चाहिए जिन्होंने, और इसमें कीवर्ड नोट कर लीजिए, एलिजिबल कैंडिडेट। नॉन एलिजिबल कैंडिडेट को नहीं लेंगे, जो व्यक्ति एलिजिबल है उसको लेंगे। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड until द सैम्पल साइज इज़ कंप्लीट। मतलब कि जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, 1000 बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ले रखी है, डाटा साइंस में मान लो कुछ न्यू इनोवेशन हो रहा है और हमको उस पर्पस के लिए इन बच्चों की नॉलेज पे रिसर्च करना है कि ये काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, न्यू सिचुएशन के साथ कोप अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस ले रखी होगी, हम एक के बाद उनको सेलेक्ट करते जाएंगे। तब तक सेलेक्ट करेंगे जब तक कि 1000 जो हैं कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। एक बंदे ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी, हमने उसको सैंपल में ले लिया, दूसरे को ले लिया, तीसरे को ले लिया, ऐसे करते करते 999 के बाद एक और ले लेंगे जो 1000 हमारे पूरे कर देगा। जब तक कि 1000 पूरे नहीं हो जाएंगे हम सैंपल सेलेक्ट करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टारगेट है 1000 स्टूडेंट्स का। तो रिसर्चर पहले टारगेट सेट करता है, उसको सैंपल साइज़ कितना बड़ा चाहिए, कितने पीपल चाहिए, किन पे रिसर्च स्टडी करनी है, और एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम यूपी टेट के टीचर्स पे जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, अगर हम उनको सैंपल साइज़ में सेलेक्ट करें कि नॉलेज लेवल ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पास उत्तर प्रदेश एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो अगर हमने 500 का इसमें क्राइटेरिया रखा है, तो उत्तर प्रदेश एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन जिन टीचर्स ने पास किया होगा वो 500 पीपल हम अपने सैंपल में लेंगे, और तब तक लेते जाएंगे जब तक कि सेलेक्ट नहीं हो जाते, हमारा 500 का टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। कभी कभी जैसे MBA जो लोग करते हैं तो उनको टारगेट मिलता है ना, जो फाइनेंस में MBA करते हैं कि जाओ 1500 लोन करा के लाओ, तो वो टारगेट क्या हुआ 1500 लोन का। तो जब तक कि वो उनके 1500 लोन नहीं कंप्लीट हो जाएंगे, जो BA फिनसर्व कंपनियां होती ये कहती ना इस महीने में इतने लोन कराने, तो जब तक कि वो उतने मान लो कह दिया 500 लोन कराने, अब जब तक कि वो कैंडिडेट 500 लोन नहीं करा लेगा तब तक उसकी सैलरी नहीं दी जाएगी। ये अगर टर्म एंड कंडीशन लगा दी तो उसको उतने 500 लोन्स कराने हैं, ऐसे सैंपल में होता है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स एक के बाद एक सेलेक्ट होते चले जाते हैं, हमको उनको सेलेक्ट करना पड़ता है जब तक कि हमारा सैंपल साइज़ जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल्स मैंने बताए आपको, जैसे कि अगर हम जैसे कि हमने एक टॉपिक ले लिया टू नो स्टडी टू नो द IQ लेवल ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट हु आर प्लेइंग डेली ऑनलाइन गेम्स फॉर 5 आवर्स। इन बच्चों का IQ लेवल क्या है जो 5 आवर्स जो हैं ऑनलाइन गेम खेलते हैं। तो क्लास 6 के एलिजिबल स्टूडेंट्स जो कि दिन भर मोबाइल में गेम्स खेला करते हैं वो हमारे रिसर्च का हिस्सा बन जाएंगे। हम उन पे करेंगे सैम्पलिंग, कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग करेंगे, और जब तक कि सेट टारगेट हमारा पूरा नहीं हो जाता क्लास 6 के, मान लो हमें 500 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो हम जो है जब क्लास 6 के 500 स्टूडेंट्स जब तक हमको नहीं मिल जाते, भले ही वो अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हो, अलग अलग उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है क्लास 6 के 500 स्टूडेंट्स। तो स्कूल A के 40 बच्चे, स्कूल B के 40 स्टूडेंट्स, स्कूल C के 40 स्टूडेंट्स, जब तक ये मल्टीप्लाई होके 500 नहीं हो जाते, एलिजिबिलिटी हमने इसमें क्लास 6 रख दी है। तो जब तक कि क्लास 6 के सारे बच्चे हमको नहीं मिल जाते तब तक हम इसमें सैम्पल को सेलेक्ट करते रहेंगे। ये हमारी कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग हो गई। होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। यहीं पे हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बाइंड अप होती है।
क्लास यहीं कंप्लीट होती है। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। ये मास्टर क्लास थी। मास्टर क्लास हमेशा 1 घंटे की होती है मेरी क्लास। तो होप इस मास्टर क्लास में आपको सब समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ सैम्पल, व्हाट इज़ सैम्पलिंग, काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए 5 मिनट में इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पॉपुलेशन इज़ अ होल और सैम्पल इज़ अ सबसेट और अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन। ये सबसेट है और रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कीवर्ड है क्योंकि ये पॉपुलेशन का क्या है, पॉपुलेशन एक बड़ा सा मान लो हिस्सा है, उसका एक छोटा सा पार्ट हमारा सैंपल बनता है। जैसे कि हमारा यूपी पूरा बड़ा सा एक स्टेट है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट का एक छोटे से गांव पे अगर हमको करना है रूरल एरिया की पॉपुलेशन पे, तो वो एक छोटा सा विलेज हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। तो ये था पॉपुलेशन एंड सैंपल, मैंने आप लोगों को इसका बताया। एंड फिर काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ क्या क्या सैम्पलिंग होती हैं। प्रोबेबिलिटी, जिसमें हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर ऑब्जेक्ट को, हर इवेंट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिलता है इन द सैंपल। रैंडम होती है, रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। लॉटरी मेथड से होता है, पर्चियाँ लिखी जाती हैं, एक बॉक्स में रख दी, पर्ची उठाई, नाम उसमें जिसका निकला वो हमारे सैंपल में सेलेक्ट हो गया। तो ये होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मैंने बताया था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का प्रोसीजर फॉलो करते हुए हर nth कैंडिडेट, मतलब एक क्लासरूम हुआ, उसमें लाइन बनवा दी गई 50 बच्चों की और nth नंबर रख लिया 5, तो 5th स्टूडेंट, 10th स्टूडेंट, 15th स्टूडेंट वो हमारे सैंपल का हिस्सा बनेंगे। इस तरह से मैंने आपको आगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्टेज सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें कि स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वॉलंटरी सैम्पलिंग, कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग, ये सारी प्रकार की सैम्पलिंग मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। और प्रॉप्स के माध्यम से पढ़ाया, तो प्रॉप्स आपको कैसे लगे, जिन चीज़ों के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया, तो क्या आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी। ये सब जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे, सिंपल तरीके से उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आम भाषा में, और जो ये चीज़ें होती हैं हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको टोमेटो केचप से सैम्पलिंग सिखा दी, पेंसिल से सैम्पलिंग सिखाई, हॉर्स दिखाया, इस तरीके की एलिफेंट से समझाया। तो ये आपको इस तरह की टीचिंग कैसी लगी और आपको ये समझ में आया। अब मैं इसको वाइट बोर्ड पे विद मार्कर से समझाती तो क्लास जो थी 1 घंटे की मास्टर क्लास तो बहुत बोरिंग हो जाती और आप लोगों का अटेंशन जो था वो लेवल धीरे धीरे स्लो होने लगता। तो इसीलिए मैंने इस तरह से क्लास प्लान आउट करी कि मैं आपको प्रॉप्स के माध्यम से पढ़ाऊँगी। आपको ये कैसी लगी क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं भी बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, आप लोग भी बहुत मेहनत से पढ़ते हो, तो मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी, आपको सब कुछ समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। फिर इस मास्टर क्लास के बाद हम रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है रिसर्चर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो डिसर्टेशन बना रहे हैं, जो अपनी थीसिस लिख रहे हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और एग्ज़ाम में तो आता ही है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैंने टॉपिक कवर कराया है। ये क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो इसके आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और आगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के और भी टॉपिक्स देखेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।